हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी इन हिंदी में आपको पुनः स्वागत। मेरी पिछली वीडियो में हमने 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी के पार्ट 2 नर एवं मादा युग्मोत्पित संरचना विकास के अंतर्गत परागकोश की संरचना और उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। हम पढ़ चुके हैं कि परागधानी की विधि 4 स्तरीय होती है तथा ये स्पोरोजेनस सेल्स या लघु बीजाणु कोशिकाओं को घेरे रखती है तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लघु बीजाणु जनन या परागकणों का परिवर्तन, स्फुटन एवं नर युग्मोत्पित के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लघु बीजाणु जनन या परागकणों का परिवर्तन। इसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। ये कैसे होता है? सबसे पहले लघु बीजाणु धानी में कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं या प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स कहते हैं। ये समसूत्री भाजन द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं या स्पोर मदर सेल्स बनाती हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होती है, जिसे हम लिखते हैं 2n। यह सूत्री भाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। इस प्रकार लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से बनने वाले चारों लघु बीजाणु एक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। लघु बीजाणु की व्यवस्था के अनुसार चतुष्क के 5 प्रकार हो सकते हैं। पहला चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल, इसका उदाहरण है अधिकांश द्विबीजपत्री पादप। दूसरा है समद्विपार्श्वी या आइसोबाइलैटरल, इसका उदाहरण है अधिकांश एकबीजपत्री पादप। तीसरा है क्रॉसित, उदाहरण है मैग्नोलिया। चौथा है टी आकारीय, उदाहरण है ब्यूटोमॉप्सिस। तथा पांचवा है रेखित, उदाहरण हेलोफिलिया। हम चित्र के माध्यम से भी इनको दिखा सकते हैं। ये चतुष्फलकीय, इसमें 3 लघु बीजाणु हमें सामने दिख रहे हैं तथा एक पीछे की तरफ है। ये समद्विपार्श्विक, ये क्रॉसित, टी आकार और ये रेखित। परीक्षा में इस तरह से चतुष्क के प्रकार आते हैं तो हम चित्र के माध्यम से उसे स्पष्ट कर सकते हैं। अब चतुष्क से मुक्त होने के बाद ये लघु बीजाणु गोलाकार हो जाते हैं। इन गोलाकार लघु बीजाणुओं को परागकण कहते हैं। कुछ पादप जैसे आक है, ऑर्किड है, इनमें लघु बीजाणु धानी के सभी परागकण आपस में मिलकर विशिष्ट संरचना बनाते हैं जिसे पोलोनियम कहते हैं। अर्थात इनके परागकण मुक्त नहीं होते, आपस में एक दूसरे से चिपके रहते हैं तथा विशेष प्रकार की संरचना बन जाती है जिसे हम पोलोनियम कहते हैं और इसका उदाहरण है आक। अब आगे पढ़ते हैं परागकोश के स्फुटन के बारे में। तो परिपक्व परागकोश की भित्ति के फटने को परागकोश स्फुटन कहते हैं और यह क्रिया अंतःथीसियम की कोशिकाओं द्वारा संपन्न होती है। अंतःथीसियम हम पढ़ चुके हैं कि एंडोडर्मिस के नीचे वाली जो परत है उसे हम एंडोथीसियम या एंडोथीसियम कहते हैं। इस तरह चित्र में हम देख सकते हैं कि यह परागकोश भित्ति फट गई है और इसके परागकण जो है मुक्त हो जाते हैं। अब परागकोश स्फुटन की विधियां भी 4 प्रकार की हैं। अनुदैर्ध्य दरार, इसका उदाहरण है गुड़ल तथा अधिकांश पौधों में इसी प्रकार से होता है स्फुटन। दूसरा है अनुप्रस्थ दरार, ट्रांसवर्स स्लिट, इसका उदाहरण है तुलसी। तीसरा है कपाटीय, इसका उदाहरण है दालचीनी। चौथा है सहरंध्री, इसका उदाहरण है बैंगन तथा आलू। चित्र के माध्यम से हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अनुप्रस्थ है तिरछी लाइन द्वारा, यह अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल लंबी लाइन के द्वारा, ये सहरंध्री तथा ये कपाटीय। अब बात करते हैं नर युग्मोत्पित। नर युग्मोत्पित क्या है? तो अगुणित लघु बीजाणु नर युग्मोत्पित पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। परागनलिका एवं नर युग्मकों युक्त अंकुरित परागकण को ही हम नर युग्मोत्पित कहते हैं। अब परागकण की संरचना के बारे में, तो परागकण नर युग्मोत्पित की प्रथम कोशिका है, जैसा हम पढ़ चुके हैं। प्रत्येक परागकण एक कोशिकीय, एक केंद्र की तथा प्राय गोलाकार संरचना होती है। परागकण में स्पष्ट केंद्रक एवं सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है। परागकण चारों ओर से 2 स्तरीय भित्ति द्वारा घिरा रहता है। बाहरी भित्ति खुरदरी एवं अलंकृत होती है, जिसे हम बाह्यचोल या एक्साइन कहते हैं, तथा आंतरिक भित्ति पतली कोमल होती है, जिसे अंतःचोल या एंटाइन कहते हैं। अंतःचोल पेंटोसेलुलोज का बना होता है तथा बाह्यचोल स्पोरोपोलिनिन नामक विशेष रसायन का बना होता है, जिसका भौतिक व जैविक अपघटन आसानी से नहीं होता, अर्थात ये परागकण की सुरक्षा भी करता है। बाह्यचोल में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम जनन छिद्र या जर्म पोर कहते हैं। इस तरह से हम परागकण की संरचना देख सकते हैं। ये इसका बाह्यचोल है या एक्साइन,
ये इसका अंत्यचोल है इन टाइम, और ये इसके जन्म चित्र है जन्म पोलन। शुरुआत में इसमें एक केंद्रक होता है, बाद में इसको विभाजन होने से दो केंद्रक बन जाते हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस या कायिक केंद्रक और दूसरा जनरेटिव सेल या जनन कोशिका का केंद्रक। अब जो कीट परागित पादप हैं उनके परागकण पर एक तैलीय परत होती है, तेल जैसी परत होती है जिसे पोलन किट कहते हैं। इसके क्या कार्य हैं? ये कीटों को आकर्षित करता है, परागकण को कीटों के शरीर से चिपकने में भी सहायता करता है, और तीसरा ये परागकणों की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करता है। तो इस तरह की हम परत देख सकते हैं ये। तो ये जो परत जो है ये पोलन किट कहलाती है। अब पढ़ते हैं नर युग्मोद्भिद का परिवर्तन कैसे होता है। तो नर युग्मोद्भिद का प्रारंभ लघु बीजाणु से होता है। नर युग्मोद्भिद के परिवर्तन को दो चरणों में बांटा जा सकता है, परागकण से पूर्व तथा परागकण के पश्चात। परागकण से पूर्व क्या होता है? परागकण की क्रिया परागण अर्थात जब परागकण परागकोश से मुक्त होकर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उस क्रिया को हम परागण कहते हैं। तो परागण की क्रिया से पहले लघु बीजाणु केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा एक बड़े कायिक केंद्रक तथा छोटे जनन केंद्रक का निर्माण करता है। परागकण जब परागकोश से मुक्त होते हैं तो प्राय द्विकोश की अवस्था में होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि परागकण जो है वो अधिकांशतः द्विकोशीय अवस्था में ही मुक्त होते हैं। अब परागण के पश्चात प्रारंभ में जनन कोशिका परागकण भित्ति से संलग्न रहती है, लेकिन बाद में ये स्वयं की भित्ति बनाकर क्रमी रूपी या तुर्की रूपी हो जाती है। कायिक कोश का आकार बड़ा होता है, अनियमित होता है, इसमें आरएनए और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये परागकण के अंकुरण के समय पराग नलिका का निर्माण करती है। इस तरह चित्र में हम देख सकते हैं परागकण का अंकुरण। ये हमारा परागकण है, ये बाह्यचोल, ये अंतःचोल, ये जनन छिद्र, ये केंद्रक। इसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन हुआ, उससे एक कायिक दो केंद्रक बने, एक बड़ी कायिक कोशिका बन जाती है तथा छोटी जनन कोशिका। ये कायिक कोशिका से पराग नलिका निकलती है तथा जनन कोशिका का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मक बनाता है। तो हम चित्र के माध्यम से इसे आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। नर युग्मकों का निर्माण जनन कोशिका द्वारा होता है। प्राय अंकुरण के पश्चात पराग नलिका में दो नर युग्मक का निर्माण होता है। प्रत्येक नर युग्मक एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, अचल तथा अगुणित होता है। तो हमारा नर युग्मोद्भिद की संरचना एवं विकास वाला पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मादा युग्मोद्भिद संरचना एवं विकास के बारे में। थैंक्स फॉर